हाय बच्चों, आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। इतना डीपली कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसको हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो रिक्वेस्ट यही है, सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। एलिमिनेशन रिएक्शन का बेसिक तो वैसे मैं पहली वीडियोज़ के अंदर बना चुका हूँ, लेकिन जैसे कि मैं आपको यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा तो मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊँगा और उसके बाद इसको हम लिखते चले जाएँगे। कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ लिखते चले जाना। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। जैसे यह CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, C2H5O नेगेटिव के साथ। क्लियर। ये क्या करता है, ये इसको तो यहाँ से हटा देता है, ये निकल गया Cl नेगेटिव, और इस जिस कार्बन से Cl निकला है उसके ठीक बराबर वाले कार्बन से H को हटाता है और ख़ुद बना लेता है C2H5OH। अब इससे Cl जा चुका, इससे H जा चुका, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों आया है, क्योंकि इनको अपनी वैलेंसी पूरी करनी थी। तो यहाँ CH3 से क्या रह गया CH2, और ये क्या है CH2, और बीच में क्या आ गया, एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा एल्कीन ही बनती है। समझ में आई बात आपको। इतना बड़ा मॉलिक्यूल और इससे क्या निकला, इधर से H निकल चुका, इधर से Cl निकल चुका, माने कुल मिलाकर अगर बात करूँ तो HCl निकल चुका। बड़े मॉलिक्यूल से छोटी मॉलिक्यूल का एलिमिनेट हो जाना, इसको बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट समझ रहे हो ना, बाहर निकल जाना। तो मैं आपको फ़िलहाल एलिमिनेशन रिएक्शन के कम से कम 5 टाइप्स पढ़ाऊँगा, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ बिल्कुल शांत जगह में जाकर बैठ जाइए ताकि आपको एक एक वर्ड और एक एक एक्सप्लेनेशन दिमाग में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टाइप्स हैं। कहने को तो यह है कि हाँ एलिमिनेशन होगा, बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल निकल जाएगा, लेकिन इसके 5 टाइप्स हैं, सॉरी 5 मैकेनिज़्म हैं कि 5 तरीके से होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। आंसर यही आएगा, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो आपसे मैंने बता दी कि बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेट हो जाना क्या बोला जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के जो हैं, जो मतलब तरीके हैं होने के, वो सबसे पहला तरीका है आपका E1 रिएक्शन। E1 मैकेनिज़्म भी कहते हैं। पहला तरीका है जो इसमें अप्लाई किया जाता है, आप लोग सुनते रहना मुझे। E1 रिएक्शन क्या होती है, या E1 मैकेनिज़्म किस तरीके से हैलोजन निकल रहा है, यानी जो आपको मैंने पढ़ाया था ये वाला, कि किस तरीके से यहाँ से Cl निकल रहा है, कैसे H हट रहा है, कैसे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका पहला तरीका है, पहला मैकेनिज़्म है, E1 के नाम से फेमस है। E1 रिएक्शन या E1 मैकेनिज़्म इसको बोला जाता है। देखो भाई, इस बार मैंने फिर से यही लिया, हेलो एल्केन। होगा क्या, जिस तरीके से आपने यहाँ 2 कार्बन चुन लिए थे, सेलेक्ट कर लिए थे कि एक तो वो कार्बन है जिस पर हैलोजन लगा हुआ है, दूसरा वो कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऐसे भी आपको यहाँ भी करना कि यहाँ से Br जाना है, यहाँ से Cl जाना है, और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक होता कैसे है, सुनिए। E1 की बात कर रहा हूँ मैं। E1 के अंदर काम कैसे होता है, सबसे पहले तो Br को जाना है, ये जा रहा है, देखो डॉट डॉट डॉट, इसने दूरी बनानी शुरू कर दी। ठीक, जब ये दूर जा रहा है तो अब ये बाहर निकल जाएगा, और ये आ गया Br नेगेटिव, और ये क्या आ गया, C पॉजिटिव। भाई मेरे साथ लिखना शुरू कर दो आप लोग कॉपी पेन लेकर। वीडियो को समझ में आना ही बड़ी बात नहीं है, आप लोग लिखोगे आपका डबल याद होगा। इधर देख रहे हो, इधर लिख रहे हो, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, आपके ही याद हो जाएगा, वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले Br निकल चुका, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका, बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये एक स्टेप हुआ। अब इसको उठाना है, ये रहा, ठीक है, ये आ चुका, ये वाला, इसको मैंने यहाँ उठाया। याद रखना है, यहाँ पर जो बन गया वो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, क्योंकि यहाँ Br निकल चुका था, उस पर नेगेटिव आ गया था, इस पर पॉजिटिव आ गया था। तो इस कार्बोनियम आयन को उठाना है, और भाई Br तो निकल चुका ना, अब किसकी बारी है, H निकलने की बारी। जब यहाँ से H निकलेगा तो दोनों के बीच जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड भी आएगा, जो कि मैंने आपको इसकी वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे डबल बॉन्ड आएगा। तो इस H को जाना है, और ये जाना शुरू कर दिया इसने। ये H दूर जा रहा है, इस डॉट डॉट का मतलब है कि दूर जा रहा है, उस डॉट डॉट का मतलब है कि वो उसके पास आ चुका, C2H5O के पास। क्यों, क्योंकि बनना है C2H5OH, अभी तो पढ़ाया था आपको मैंने। तो ये दूर जा रहा है, और जैसे ये दूर जा रहा है, इस कार्बन ने इसके साथ बात करनी शुरू कर दी कि यार वो हमारे बीच डबल बॉन्ड बनना था, तो यानी ये हल्का सा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो ये जो सिंगल था ये 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, अब क्या हो गया, यहाँ डबल हो गया। क्यों हो चुका, क्योंकि ये H पूरी तरीके से निकल चुका, और ये C2H5O के साथ मिल चुका, और इसने बना लिया C2H5OH। ये पूरी रिएक्शन हुई या नहीं, ये बताओ। लेकिन 2 स्टेप में हुई। पहले स्टेप में Br निकला, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी पहले स्टेप में Br निकला, कार्बोनियम आयन बना। उसके बाद
उस पूरे कार्बन या माइन से H को निकाला गया और एक डबल बॉन्डेड आपके पास एल्कीन बन गई। यानी कुल मिलाकर अगर निचोड़ की बात करूँ तो जो E1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है। पहले हैलोजन निकलता है, बाद में हाइड्रोजन निकलता है और डबल बॉन्ड आ जाता है, फिनिश। ये बातें आप लिख लेना कि E1 को ऐसे पहचानना है मुझे, ठीक है, ऐसे ही पहचानना आपको। अब दूसरा तरीका, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो होता है ना कि ये जा रहा है आ रहा है, कुछ इंटरमीडिएट सा है, बीच में है जी, बस निकलने की कगार पे है, पूरी तरीके से नहीं निकला, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि अभी मामला पूरी तरीके से निकला नहीं। और इसी तरीके से यहाँ मिली हाइड्रोजन पूरी तरीके से निकला नहीं, अभी वहाँ पूरी तरह डबल बॉन्ड आया नहीं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2। बोलो बात समझ में आई? यानी E1 के अंदर 2 ट्रांजिशन स्टेट आती है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, एनर्जी थी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, एनर्जी ज़्यादा, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, एनर्जी ज़्यादा, उसके बाद क्या अपना प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है और जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है वो स्टेबल नहीं होती। इसका मतलब ये भी स्टेबल नहीं थी ट्रांजिशन स्टेट और ये भी नहीं थी, और जो चीज़ स्टेबल नहीं होती उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ऊपर ऊपर मैंने बनाया है। इसका डायग्राम था एक्चुअली E1 रिएक्शन का। तो E1 का डायग्राम E1 का आपको डायग्राम भी पूछ सकता है कि इसका डायग्राम कैसे बनता है, सही पर टिक लगा देना है, या फिर इसको देकर पूछ लेगा कि ये कौन सा मैकेनिज्म है, E1 है या वो है जो मैकेनिज्म जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल तो एक कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन E1 के थ्रू ऐसे होती है। ठीक है, एक हो चुका। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरा तरीका। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, Cl निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ चुका। अब है दूसरा तरीका, वो है E2 मैकेनिज्म। ये सेकंड मैंने नाम भूल गया लिखना, E2 मैकेनिज्म। इससे पहले कौन सा था, E1 मैकेनिज्म या E1 रिएक्शन। अब इसको भी आप लोग ध्यान रखो भाई, टाइम तो इतना है नहीं कि आप लोग दोबारा वीडियो देखोगे तो भी याद करते चले जाओ। E2 में क्या होता है, देखो मुझे मालूम है कि Cl को निकलना है और H को निकलना है, बीच में क्या आ जाएगा, डबल। अभी जो आपको मैंने E1 पढ़ाई थी वो 2 स्टेप में हो रही थी, E2 2 स्टेप में नहीं होती, एक स्टेप में होती है। और देखो कैसे, ये जो CH3 है मैं इसको ऐसे लिख दूँ, CH2 और ये H लगा हुआ है इसके साथ, क्योंकि CH3 था ना, ठीक। और ये जो Cl है ये लगा हुआ है। इस एरो को केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना होना चाहिए। ये एरो मुझे बताता है इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीके से शिफ्टिंग बताता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस सिंगल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सिंगल से कोई चीज़ दूर जाती है तो सिंगल ख़त्म हो जाता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और सिंगल से दूर जाती है तो ये भी तो ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, और जब पॉजिटिव आ जाएगा तो किसके साथ अटैच हो जाएगा, समझ में आया जी, ये बना लेगा C2H5OH। लेकिन ये रिएक्शन हबड़ दबड़ में होगी, बहुत तेज़ी के साथ साथ होगी। पूछो क्यों, क्योंकि Cl का निकलना H का निकलना एक साथ होगा, तमीज़ के साथ काम नहीं होगा, जैसे मैंने इससे पहले E1 के अंदर पढ़ाया था। E2 के अंदर देखो देखो, ये जा रहा है Cl, वो जा रहा है H, किसके साथ, C2H5O के साथ, यानी ये एक साथ काम हो रहा है। तो जब ये भी निकल जाएगा ये भी निकल जाएगा, अचानक से इनके बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। बोलो बात समझ में आई नहीं? यहाँ आप दिखा सकते हो ऐसे भी, मैं भी बनाना भूल गया, क्यों, क्योंकि सिंगल था ना, अब डबल बनना शुरू हो जाएगा, उधर ये जा रहा है उधर ये जा रहा है, बन गया। मतलब कितना आसान है ना। E2 याद करते रहो, E2 रिएक्शन एक स्टेप में होती है, E1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। यहाँ पर इसका निकलना एक साथ होगा, तो यहाँ मैं इसको E22 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन की जो जिम्मेदारी है, रिएक्शन की जो स्पीड है, वो दोनों पर डिपेंड करती है, इस पर भी और इस पर भी। ऐसे लिखते हैं, ओह ये तो मैंने लिख रखा था, मैं भूल गया। E2 रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड इज इक्वल टू K, ये कांस्टेंट है। अगर इसको हटाओगे तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना पड़ता है, यानी रिएक्शन की स्पीड एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रही है, इस पर, और बेस पर भी डिपेंड कर रही है। इसमें आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि सिर्फ एक ही आई थी, क्या, ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं इसके लिए वो जो है बनाऊंगा, एक ही तो बनाऊंगा, ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। बोलो बात, 2 ट्रांजिशन स्टेट काहे में आ रही थी, E1 में भी आपको जो मैंने पहले पढ़ाया था। इस तरीके से आपका ये भी फिनिश हो चुका। बोलो बात समझ में आई या नहीं? अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा दूँ। वैसे तो मैंने इसकी बहुत अच्छी वाली वीडियो बना रखी है सेज़ेफ रूल की, लेकिन ये आपको पता होना ज़रूरी है। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सेज़ेफ रूल क्या बोलता है। जैसे आपने CH3O की इसको शक्ल दिखाई, ठीक है, सुनते रहना मैं जो बताऊंगा, क्योंकि इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप लोग YouTube चैनल पर जाकर देख लेना, लेकिन ज़रूरत है तो मैं आपको रफली बता दूं। CH3O फिर से आ गया, ये क्या काम करेगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Br निकल जाएगा,
डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सर Br यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, ज़रूरी थोड़ा ही कि H यहाँ से निकले, H यहाँ से भी तो निकल सकता है। हाँ भाई बात तो सही है। चलो अच्छा मैं दोनों साइड से निकालता हूँ। मैं देखो सुनते रहना, Br यहाँ से, H यहाँ से, तो क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है CH3। ठीक है, Br यहाँ से, H यहाँ से, CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि वहाँ से H निकल चुका ना, यहाँ से H निकला तो CH2 रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब आपको क्या करना है, इस भाई साहब ने ये बात नोट की थी, सेहज़ेफ रूल, जिसको मतलब सेहज़ेफ ने जो रूल दिया था, इसका रूल ये था कि जी जो आपके पास एल्कीन बन रही ना, एक तो ये बन गई, एक ये बन गई, आप डबल बॉन्ड वाले को थोड़ा सा कवर कर लो, और ये देखो उस डबल बॉन्ड वाले से क्या चीज़ बाहर निकल रही, कितने एल्काइल के जी, 1 2 3। अच्छा भाई ठीक है, और इधर क्या हो रहा है कि सर इधर भी हम उस डबल बॉन्ड वाले को कवर करें, तो एक एल्काइल ये बाहर निकल रहा, एक एल्काइल वो बाहर निकल रहा। ज़्यादा एल्काइल कहाँ है बाहर निकल रहे हैं कि सर उसमें निकल रहे हैं। इसने कहा था कि जिस एल्कीन के अंदर ज़्यादा एल्काइल बाहर निकले होते हैं वो स्टेबल होती है, और अगर इस बात को दिमाग में रखो तो उसका आंसर यही आ रहा है, क्योंकि Br यहाँ से निकाल कर और H यहाँ से निकाल कर आपको ऐसी एल्कीन मिल रही है जो स्टेबल है। Br यहाँ से निकाल कर, H यहाँ से निकाल कर एल्कीन नहीं मिल रही थी। यही सेहज़ेफ रूल है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद उस एल्कीन को स्टेबल कहना है जो एल्कीन ज़्यादा एल्काइल ग्रुप रखेगी, किससे जुड़े हुए, डबल बॉन्डेड कार्बन से। यहाँ सिर्फ 2 थे, ये सेहज़ेफ रूल है। ठीक, और अच्छी तरह पढ़ना हो तो वीडियो देख लेना जिसको मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, या वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा इसको देख लेना। एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा जी नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रही है, स्टेबल हो सकती है, लेकिन स्टेबल ये भी हो सकती है, कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये वाली एल्कीन भी स्टेबल मिलेगी। भाई कौन सी कंडीशन है बता दो, तेरा नाम क्या है। उस साइंटिस्ट का नाम था हॉफमैन। और इस वजह से, क्योंकि सेहज़ेफ के रूल को उल्टी तरीके से बोल रहा था, इसका नाम ये भी है एंटी सेहज़ेफ रूल। यानी वो एल्कीन भी स्टेबल हो सकती है जिसमें एल्काइल ग्रुप कम लगे हों। उसकी 4 शर्त हैं, आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठे होंगे, मेरे साथ लिख लेना। देखो क्या क्या शर्त हैं। ये जो कंपाउंड है यही बना दिया मैंने, यहाँ पर बना दिया ना, लेकिन इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई थी, CH3O के साथ। मैंने क्या किया, इस कार्बन के साथ जो H लगे हुए हैं इनको हटा दिया, CH3 लगा दिया, और यानी एक तरीके से इसको भारी बना दिया, बल्कि बना दिया बहुत। और ये ऑक्सीजन एज इट इज़ रखा हुआ है। अगर आपका जो बेस है, यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज था, वो बल्कि है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप अपने ऊपर रखे हुए हैं, इस कंडीशन में जो एल्कीन बनेगी वो नहीं बनेगी जो सेहज़ेफ बता रहा था, उल्टी बनेगी ये वाली। तो इसको पता क्या कहा जाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। और ऊपर वाला कौन सा था, सेहज़ेफ प्रोडक्ट। कब बन रहा था, जब आपने ऐसा बेस लिया था। इस बेस के केस में समझ जाइए, आप समझदार होंगे भी, अगर आपने ऐसा बेस ले लिया तो हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी कंडीशन कि जी, और कौन कौन सी कंडीशन है जो सेहज़ेफ के उल्टी चलती हैं, कि जी वो जो आपने Br लगाया ना, इसकी जगह F लगा दो। ये निकलने वाला नहीं होना चाहिए, ब्रोमीन तो बहुत जल्दी निकल जाता है। यानी अगर आप Br की जगह F लगा दोगे, देखो ऊपर वाला कंपाउंड और नीचे वाला कंपाउंड सेम है। ये जो CH3O था, ये जो का तू रखा हुआ है, इस बार मैंने गड़बड़ कहाँ कर दी, Br की जगह F लगा दिया। इस कंडीशन के अंदर भी वही एल्कीन बनेगी जो ऊपर बनाकर दिखाई थी आपको मैंने। यानी हॉफमैन प्रोडक्ट इस कंडीशन में भी बनेगा अगर आप Br की जगह क्या लगा दोगे, F। तीसरी कंडीशन, अगर आप क्या करते हो, देखो ये वाला कंपाउंड ना, ये वाला कंपाउंड मैंने एज इट इज़ यहाँ उठा लिया, बस ये इसके यहाँ बाजू में जितने हाइड्रोजन थे सबको हटाकर CH3 ये लगा दे। देखो भाई, कार्बन CH2 C, इसके साथ जो H लगे हुए उन्हें हटाकर CH3 कर दिया। यानी इधर मैंने भीड़ लगा दी, और बाकी वही लिखता हुआ रहा जो CH3O था। मैं इसमें कोई चेंज नहीं, मतलब इसमें तो चेंजिंग वही है जो ये बता रखी, भारी। और अगर आप इसमें चेंजिंग ना कर चेंजिंग यहाँ देख रहे हो, तो या तो फ्लोरीन हो या फिर भाई यहाँ बल्कीनेस हो, भारी ग्रुप लगे हो चुके हों, इस कंडीशन में भी हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनेंगे। मैंने इसलिए बनाया नहीं क्योंकि मेरे पास पेन की इंक कम थी। समझदार हो ना आप लोग, तो ये प्रोडक्ट यहीं बनेगा। और फोर्थ कंडीशन जो कह रहा था कि आप Br के बराबर में ये चीज़ जो लगा रहे हो ना, मतलब ये सॉरी इस कार्बन से तो Br जाना है, जिस कार्बन पर Br लगा हुआ है इसके बाजू वाले कार्बन पे मतलब इसका H हटाकर क्या लिया, ये अनसैचुरेटेड कोई डबल बॉन्डेड चीज़ ले आइए। उस कंडीशन में भी आपका क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी वही ऊपर वाला प्रोडक्ट।
मेरे पेन की इंक फिर कम थी, मैंने यहाँ भी नहीं लिखा। और यहाँ अगर ये नहीं है, बेंजीन लगा रखा है, तब भी इसी कंडीशन में, वरना देखो वही चलता हुआ रहा जो मैं आपको पढ़ा रहा था। मतलब CH यहाँ से BR निकलना है और यहाँ से क्या निकलना है H, लेकिन कहाँ से निकलेगा, आप लोग समझदार हैं, मतलब यहाँ से BR और यहाँ से H, यहाँ से BR, यहाँ से H, लेकिन कहाँ से निकालना पसंद करोगे, यहाँ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि इधर अनसैचुरेटेड आ गया। सेम वरना मैं यहीं से निकालता हुआ था। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से BR, यहाँ से H, ये तो है सेज़ेर, यहाँ से BR, यहाँ से H, ये हॉफमैन है, हॉफमैन यानी एंटी सेज़ेफ, उसकी कंडीशन है, या तो भारी ग्रुप लगा हो, या फ्लोरीन लगा हुआ हो, या फिर इधर भारी ग्रुप लग गया हो, या फिर लेफ्ट साइड में अनसैचुरेटेड ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे ये या फिर बेंजीन। तो ये फोर्थ कंडीशन मैंने 2 लिख दी है, तो बेंजीन या फिर ये वाली। इन कंडीशन में भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन लिखेगा। मेरी पेन की इंक कम थी, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और सच्चाई भी है कि सेज़ेफ पर कम क्वेश्चन आते हैं, हॉफमैन ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो मैंने आपको E1 भी पढ़ा दिया था, E2 भी पढ़ा दिया था। ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि मुझे इसका यूज़ अब आगे होगा, आप मेरा दिमाग ख़राब ना करो, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब E1 E2 के बाद E1CB रिएक्शन या E1CB मैकेनिज़्म। देखो भैया, CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। मैं इसको बाद में पढ़ाऊँगा, पहले आपका बेसिक तैयार हो जाए। कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं? जैसे आपने क्या किया, HCl को पानी में डाला और ये क्या बना, HCl एसिड होता है। एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव निकालते हैं। इसने अपने अंदर से H पॉजिटिव निकाला, H2 को दे दिया, क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, और क्या बना, Cl नेगेटिव। इसने H दिया है तो ये क्या हो गया, एसिड, ठीक, और क्या बनाया है, Cl नेगेटिव। अगर मैं इससे कहूँ भाई और H निकालेगा क्या, ये बोलेगा बेवकूफ़, मेरे पास अब H बचे कहाँ हैं, मैं तो H नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो H पॉजिटिव ले लूँगा और बना लूँगा क्या, ये H पॉजिटिव ले लेगा। H पॉजिटिव ले लेगा तो क्या हो जाएगा, बेस। अगर H पॉजिटिव ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि H पॉजिटिव देने वाला एसिड और लेने वाला H पॉजिटिव देने वाला एसिड और लेने वाला बेस होता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? अच्छा, ये एसिड है, ये बेस है, इसमें कहीं का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ इसका ही तो, H पॉजिटिव का इसके पास है, इसके पास नहीं है। एसिड बेस का ऐसा पेयर जिसमें सिर्फ इसका डिफरेंस हो, H पॉजिटिव का, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आया? तो HCl क्या है यहाँ पर, एसिड है, और ये क्या है यहाँ पर, बेस है। इसी तरीके से अगर आप ये देखो, NH3 और क्या, H2O, NH3 क्या होता है, बेस होता है। लाओ मुझे H पॉजिटिव दे दो, तो ये क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव। और वाटर के अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। H पॉजिटिव तो इसने ले लिया, बचा क्या, OH नेगेटिव बचा है ना। तो इसका मतलब ये है कि NH3 H पॉजिटिव ले रहा है तो क्या है, बेस। और ये क्या है, ये H पॉजिटिव निकाल कर फिर यही बना लेगा NH3। तो H पॉजिटिव निकाल कर बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। फिर से वही बात, एसिड और बेस इन दोनों में कहाँ का डिफरेंस आ रहा है, H पॉजिटिव का तो डिफरेंस है। यानी आपको मैं ऐसी रिएक्शन पढ़ाऊँगा अब जिसके अंदर ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस, समझ रहे ना। यानी H पॉजिटिव निकल कर जो चीज़ एसिड थी वो बेस बन जाएगी। यानी एसिड बेस के अंदर H पॉजिटिव का डिफरेंस दिखाई देगा, ऐसी चीज़ आपको इसमें नज़र आएगी और मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, बेफिक्र हो जाइए। देखो क्या होगा, फिर से वही बीमारी। कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, H और कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, HX। मुझे मालूम है कि यहाँ से X निकलना है और यहाँ से क्या निकलना है, H निकलना है, तभी तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अरे वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 पास के कार्बन से चीज़ें खो जाती हैं। तो ये देखो पहले क्या होगा, पहले H निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उस कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये H निकल चुका, ठीक है ना। क्या बनकर निकला है, H पॉजिटिव बनकर निकला है। अब ये बताओ, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, इसमें कहीं का डिफरेंस है आपको, सिर्फ H पॉजिटिव का तो डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, इस पूरे कंपाउंड ने H पॉजिटिव दिया एसिड, ये पूरा कंपाउंड H पॉजिटिव लेकर यहाँ H लगाकर फिर ये नहीं बना देगा क्या, तो ये बेस नहीं हो गया। ये दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं हो गए क्या, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। ये एसिड क्यों है, क्योंकि H पॉजिटिव निकाल रहा है, ये बेस क्यों है, क्योंकि H पॉजिटिव ले लेगा। ये तो बताया मैंने आपको, E1 तो है लेकिन कॉन्जुगेट बेस, ये रहा वो कॉन्जुगेट बेस। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ शिफ्ट करना है और ये यहाँ शिफ्ट करने हैं। इलेक्ट्रॉन भागे जा रहे हैं, हेलोजन की साइड निकल गया और ये जो नेगेटिव चार्ज था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो सिंगल से क्या हो जाएगा, डबल बन तो गया। H ये रहे, H ये रहे, और क्या निकल गया, X। तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड नहीं आ गया क्या,
ये E1 E2 से अलग नहीं थी क्या? E1 में 2 ट्रांजिशन स्टेट आ रही थी, E1 में एक ट्रांजिशन, E2 में एक ट्रांजिशन स्टेट आ रही थी, E1 में 2 ट्रांजिशन स्टेट आ रही थी। इसमें तो ट्रांजिशन स्टेट का चक्कर ही नहीं है, इसमें तो कॉन्जुगेट बेस नज़र आया। ये लिखा हुआ है देखो, कॉन्जुगेट बेस ऑफ द सबस्ट्रेट। ये कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो इसमें तो ना E1 का चक्कर है कि एक स्टेप 2 स्टेप जो मैंने आपको पहले बढ़ा दिया, तो आपका थर्ड मैकेनिज्म था। बोलो बात समझ में आई नहीं? इसका है रेट ऑफ रिएक्शन, जो डिपेंड करता है वो एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, यानी इस पर और बेस पर भी। यहाँ तक समझ में आई बात या नहीं? ये बहुत अच्छी रिएक्शन थी, E1 से अलग, E2 से अलग, ये आपका थर्ड भी हो गया। कॉपी पेन लेकर बैठे रहो, लिखते रहो और याद करते रहो। इतना टाइम मत देना कि दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। अब आपको मैं पढ़ाऊँगा नया टाइप। हाँ, एक चीज़ और इसके बारे में याद कर लो, जो आपका ये प्रोडक्ट बनता है ना, ये वाला, ये मैंने यहाँ लिख दिया, इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू, ये बड़ा पॉइंट है। यानी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो हॉफमैन वाला जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, कि जिसमें एल्काइल ग्रुप कम लगे होंगे। अभी आपको बताया था ना, वीडियो को पीछे ले जाकर देख लेना। यानी इस E1CB का जो आंसर आता है वो हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग आता है। और लिविंग ग्रुप शुड बी पुअर लिविंग ग्रुप। अब पुअर लिविंग ग्रुप आपको मैंने कहाँ बताया था? यहाँ बताया था, कहाँ बताया था? ये रहा। यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो और आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए और एक्स की जगह फ्लोरीन दे दे, तो आप लोग समझदार है, वो भैया फ्लोरीन आ गया, इसका मतलब हॉफमैन के अकॉर्डिंग बनेगा। और अगर हॉफमैन के अकॉर्डिंग बनेगा तो रिएक्शन होगी किसके थ्रू? E1CB के थ्रू, क्योंकि यही है जो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाती है। बहुत सारी मिक्स मसाला क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। और एक पॉइंट ये है कि ये तो हो गया आपका, बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक। बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं मैं बता दूं, ये भी, ये होता है फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इनका एसिडिक होना ज़रूरी है। बोले तो इनका एसिडिक नेचर शो करना ज़रूरी है। एसिड क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव निकाल दें। अब ये H पॉजिटिव निकला नहीं था क्या? तभी तो कॉन्जुगेट बेस बना था। यानी इनका एसिडिक होना ज़रूरी है। एसिडिक भी हो, पुअर लिविंग ग्रुप भी लगा हुआ हो, तब जाकर आप हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पाते हो और ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, और ये लास्ट है, द बेस टेकन इन दिस रिएक्शन शुड बी स्ट्रॉन्गर। आपको यहाँ जो बेस लेना है वो वीक बेस नहीं लेना, बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? लो भाई, 3 मैकेनिज्म पढ़ाने के बाद, 3 टाइप पढ़ाने के बाद अब एलिमिनेशन रिएक्शन का 4th टाइप आ रहा है, 4th मैकेनिज्म आ रहा है, पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन या फिर EI एलिमिनेशन। ये सिन और ट्रांस क्या है इसको मैं आपको बता दूं। देखो, अभी जो पायरोलाइटिक वाला मैंने आपको टॉपिक बोला था ना, वो मुझसे गलती होगी। पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा। देखो, ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है, उन टाइप्स को ख़त्म कर दीजिए। अभी जब स्टार्ट होंगे फिर लिखना शुरू कर देंगे। ये पढ़ना शुरू करो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। E2 जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी कि वो एक ही स्टेप में होती है, उधर से Cl निकल रहा है, इधर से H जा रहा है, वो था ना जो E2। देखो, एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी इन सेम प्लेन बट मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्या मतलब है? एलिमिनेटिंग ग्रुप का मतलब है जो मॉलिक्यूल को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी बात की जा रही है, वो हमेशा कायम में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसको अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपका वीडियो देखना कामयाब हो जाएगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, आप लोग इसको कैसे लिखोगे? ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये रहे हैं वो H, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये रहे वो, और ये रहे Br। ठीक है, मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को किस तरह दिखा सकता हूँ? कुछ ऐसे दिखा दूँ, इस तरह टेढ़ी सी लाइन बनाकर, है ना। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसके साथ 2 H लगे हुए हैं, ये रहे। इसके साथ जो Br लगा हुआ है, ये रहा। इस कार्बन के साथ 3 H लगे हुए हैं, ये रहे वो 3 H, और वो जो 2 रेड कलर के हैं वो ये लगे हुए हैं। मुझे निकालना है एलिमिनेशन रिएक्शन में एक तो H और एक हैलोजन। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, मेरा गला भी दुख गया, तो इसको Br को निकलना है और H को निकलना है। अच्छा, एक तरीका और है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस कार्बन के साथ जो 2 H लगे हुए हैं वो ये रहे हैं और Br ऊपर, यानी जैसे यहाँ लिखा है ऐसे यहाँ लिख दिया। लेकिन इस कार्बन को मैं ऐसे बनाऊँगा कि दोनों H ऊपर और H नीचे। समझ में आ रहा है ना? यानी यहाँ कार्बन पे मैंने हरकत कर दी, यहाँ 2 H नीचे थे, 2 H ऊपर चले गए, ये कार्बन ये कार्बन। अब आप लोग दिमाग दौड़ाइए कि यहाँ पर किसको निकलना है? H और Br को, एक दूसरे के बिल्कुल ठीक सामने है। और यहाँ पर H, ओहो, Br ऊपर चला गया, H नीचे चला गया। भैया ये दोनों के दोनों अगर आमने सामने खड़े हैं, कौन दोनों के दोनों? जिनको बाहर निकलना है, आप इनको कहना पेरिप्लेनर। और अगर ऐसा हो गया कि सर जो निकलना है वो एक ऊपर है एक नीचे है, इसको बोल देना एंटी पेरिप्लेनर।
आया समझ में। अब मुझे खैर निकालना था तो एच यहाँ से निकालूंगा, बी आर यहाँ से निकालूंगा, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर आमने सामने है ना तो इसको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन, यानी जो मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाले हैं एच यहाँ से, ये दोनों आमने सामने थे तो एलिमिनेशन तो हुआ, एच भी निकला बी आर भी निकला, दोनों एलिमिनेट हो गए, बीच में डबल बॉन्ड भी आ गया। लेकिन आमने सामने होने की वजह से इनको बोला जाता है सिन, यानी एक दूसरे के आते हैं, प्लेनर थे, पैरीप्लेनर थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सर बी आर ऊपर और एच नीचे, मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के दो टाइप हैं। सिन एलिमिनेशन आप लोग कब कहोगे, जब आपके ग्रुप जो निकलने वाले हैं मॉलिक्यूल को छोड़कर आमने सामने हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक ऊपर एक नीचे है तो उसको क्या बोलना ना, एंटी पैरीप्लेनर, यानी एंटी एलिमिनेशन होगा, सिन एलिमिनेशन होगा। अब आप लोग नोट कर लो, नॉट फेवर्ड इन E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में ये सिन एलिमिनेशन या फेवर नहीं किया जाता, यानी E2 एलिमिनेशन में ये मैकेनिज्म नहीं, ये इसको फॉलो नहीं करते। E2 एलिमिनेशन तो इसको फॉलो करती है, लिख भी दिया फेवर्ड इन E2। आपसे क्वेश्चन करता है कि E2 मैकेनिज्म होता है सिन एलिमिनेशन के थ्रू, एंटी एलिमिनेशन के थ्रू, इसका आंसर है एंटी एलिमिनेशन। याद रखना E2 के अंदर हमेशा ये वाला फेवर किया जाता है, इसी के थ्रू आगे रिएक्शन बढ़ती है, जो E2 मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, जो एक ही स्टेप में हो रही थी, आपको याद भी होगा, इतना बुद्धू नहीं हो। आया समझ में। अब आप इधर देखो, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी वो टाइप चला हुआ है फोर्थ वाला पायरोलाइटिक जो मैंने आपको बताया था, उसे रखा है ना, तो ये सीखते चले जाओ। CH3 CH2 CH2 CH CH3। देखो भाई लोग, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये कार्बन है, और इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, CH3। देखो देखो देखो, ये कार्बन ये रहा, इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, H ये रहा, इसी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 ये रहा, इसी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, Br ये रहा। आगे बढ़ो, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये रहा, इस सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है, CH2, इसके H कहाँ है, ये रहे, इसी CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा C2H5, और मैंने बना दिया ये रहा C2H5, यानी इसको मैंने ऐसे दिखाया था कि आपको समझा सकूं। या फिर एक तरीका वो ये जो मैंने आपको बताया था कि इनको शिफ्ट कर दीजिए, C2H5 को यहाँ ले आओ और H को यहाँ, ये ऐसे नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूँ ना, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है इसको तो रखो आप ऐसे ही, बट यहाँ छेड़छाड़ कर दो जैसे ऊपर करी थी मैंने। इसको क्या करोगे आप, C2H5 को यहाँ लेकर आ गए और H को यहाँ लेकर आ गए। क्लियर। क्यों, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि जो Br है और यहाँ क्या है, H, ये Br है और ये क्या है, H। देखो क्या होगा, मैं अगर निकाल दूँ Br यहाँ से, Br यहाँ से, H यहाँ से निकाल दूँ, तो ये H इधर आ रहा है, H इधर आ रहा है, उल्टी साइड आ गया ना, बिल्कुल अपोजिट साइड। C2H5 उधर आ रहा है, CH3 इधर आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं Br यहाँ से निकाल रहा हूँ, H यहाँ निकाल रहा हूँ, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, और वो जो H लगा हुआ था ये रहा, उसके बाजू में CH3 था ये रहा, और ये जो है C2H5H ये रहे। देखो ये H उल्टी साइड नहीं आ गई क्या, अपोजिट नहीं आ गई क्या, ये वाले अपोजिट नहीं आ गए क्या, इसको मैं क्या कहूँगा, ट्रांस नहीं बोलते क्या, जब सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था इसको ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस बनाना, इसको मैं कैसे बनाकर दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बनाकर दिखाने का, C2H5H, C डबल बॉन्ड C, ट्रांस है ये। क्लियर। इसको ई फॉर्म भी कहते हैं। अगर वो तो सिस ट्रांस तो है ही है, एक और साइंटिस्ट ने मेरे से पूछकर सिस सुन दिया था इनके नाम लिखने के लिए कंपाउंड का, तो मैंने उनको कहा था कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बड़े खुश हुए थे वो। यानी ये सिस तो, ये ट्रांस तो है ही है, इसे ई फॉर्म भी कहते हैं। और एक तरीका ये वाला है, देखो ये यहाँ भाई Br यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, ठीक, तो C2H5 और CH3 फ्रंट पे नहीं आ गए, आ तो गए C2H5 और CH3, C2H5 भाई देखो Br यहाँ से, H यहाँ से, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, वो तो कोई बात नहीं आ जाएगा तो, लेकिन यहाँ C2H5 के सामने CH3 नहीं आ जाने का, आ तो गया। और ये जो H हैं वो ऐसे नहीं आ जाने के, तो H ऊपर की साइड नहीं आ गए। इसका मतलब ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल किस हरकत में था, किस उस स्ट्रक्चर को। इसकी मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई, एक ये वाली, एक ये वाली। आप कैसे पहचानोगे ट्रांस, बता दिया मैंने कि अगर वो उल्टी दिशा में है कि ऊपर रखा है, एक नीचे रखा हुआ है, तो ट्रांस वाले कंपाउंड बनेंगे। जो बनेगा वो खुद अपना में ट्रांस होगा। ये तो थे ही एक दूसरे में ट्रांस, ये जो बना वो कंपाउंड में ट्रांस था, क्योंकि ऊपर नीचे आ रहे थे, और यहाँ H H एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। लेकिन ये आमने सामने थे, बड़ी जी, अरे वही तो बताया मैंने आपको। मतलब ये कौन सा एलिमिनेशन हुआ, सिन एलिमिनेशन। ये कौन सा एलिमिनेशन हुआ, एंटी एलिमिनेशन, जो ऊपर पढ़ाया था। यानी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था उसको एग्जाम्पल देकर बड़ा किया मैंने। बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो ये सिस बन चुका, इसको हम क्या बोलते हैं, जेड फॉर्म।
मतलब सिस को जेड भी कहते हैं। कम नॉलेज है तो अलग बात है, लेकिन आप लोग याद कर लो, ट्रांस को ई फॉर्म बोलते हैं और सिस को क्या बोलते हैं, जेड फॉर्म। ये लेस स्टेबल होती है और ये ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों, आपको वजह बता दूं। केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है रिपल्जन पे। जहाँ रिपल्जन ज़्यादा होता है वहाँ स्टेबिलिटी नहीं होती, जहाँ एट्रैक्शन होता है वहाँ स्टेबिलिटी होती है। देखो यहाँ एच एच आमने सामने है ना, तो इनमें रिपल्जन हो रहा है, क्योंकि ये भी सेम फिज़िक्स के अकॉर्डिंग सेम चीज़ जो होती है उनके बीच क्या काम करता है, रिपल्जन काम करता है। तो भैया ये रिपल्जन हुआ तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। इसमें एनर्जी ज़्यादा है, इसमें रिपल्जन कम हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसमें एनर्जी कम है। समझ में आई बात। नहीं, ट्रांस वाली वैसे स्टेबल ही होती है। क्लियर हो गया। अब आपको आना है उसी पर, पायरोलाइटिक वाले पर, क्योंकि मैं यहाँ कामयाब हो चुका हूँ आपको समझाने के लिए। देखो पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन, सिन समझ गए होंगे, यानी निकलने वाले जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। एंटी नहीं बोला मैंने, पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन, इसको आप EI एलिमिनेशन भी कह सकते हो। इसके लिए एक चटपटा पॉइंट है मेरे दोस्त, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब तक मैं आपको ये पढ़ाता हुआ है CH3 CH2 Cl कि Cl यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा। मेरे दोस्त यहाँ Cl नहीं लगाना, आपको ये वाला ग्रुप लगाना है। बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। इसको एस्टर ग्रुप बोलते हैं। एस्टर क्या होता है, जिसमें COO के दोनों साइड में R लग जाए। ये पूरा का पूरा COO है, इसकी इस साइड R लग रहा है, इस साइड भी R लग रहा है। तो यानी आप हेलोजन ना लगाकर अगर आप हेलोजन ना लगाकर CH3 CH2 CH2 Cl ना कहकर CH3 CH2 CH2 ये कह देते हो, एस्टर ग्रुप लगा देते हो, तो ये मैकेनिज्म इसको फॉलो करता है, पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन। और अब तक जितने कराए मैंने, E1CB था, E2 था, जो भी था, मतलब 3 आपको मैंने पढ़ाए थे, उन सब में हेलोजन ही था। ये स्पेशल केस है, इसलिए इसको फॉलो करता है। होता क्या है, कुछ भी नहीं। फिर से यही होगा कि भाई तुझे बस पहले Cl निकल रहा था यहाँ से, अब यहाँ से ये निकल जाएगा। चल भाई तुझसे क्या खो गया, ये वाली चीज़ खो गई, और तेरे बराबर वाले से H खो जाएगा, तो हम दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, और वो जो H निकला था वो इसके साथ अटैच हो जाएगा RCOO के साथ। तो RCOO के साथ जब H लग जाएगा क्या बन जाएगा, RCOOH नहीं बन जाने का। और ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी CH3CH, H तो जा चुका, और ये CH2, और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि इससे जो लगा हुआ था वो बाहर निकल गया। यानी आपको ये चीज़ पता हो गई होगी। हाँ, पॉइंट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू, ये कितना बड़ा पॉइंट। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा इसके अकॉर्डिंग बनेगा, हॉफमैन के अकॉर्डिंग, सेज़ेफ के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। अब आप मेरे से मत पूछना कि सेज़ेफ और हॉफमैन क्या बताया था। इस रिएक्शन का, पायरोलाइटिक वाले का, हमेशा प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा। और ये जो रिएक्शन है ये इन्वॉल्व्स साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यानी अगर मैं इसका मैकेनिज्म पढ़ाऊँ कि किस तरीके से क्या हुआ, तो उसके अंदर मुझे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर नज़र आएगी, जिसको मैं कहूँगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, सुन लो कैसे। मैं क्या कर रहा आपकी आसानी के लिए, ये जो लिखा ना CH3 CH2 CH2 3 कार्बन है ना, आपकी आसानी के लिए 2 कार्बन ले रहा हूँ उसमें। देखो R CO CO O CH2 CH2 CH, यहाँ CH2 ना लेकर CH3 ले रहा हूँ। समझ जाओ कि मैंने इसको हटा दिया, और जब मैंने इसको हटा दिया तो फिर यहाँ CH3 तो रह जाएगा, है ना भाई। यहाँ 2 कार्बन हैं, यहाँ 3 कार्बन है ना, मैं यहाँ 2 कार्बन ले रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। यानी यहाँ CH3 लिख रहा हूँ, ये रख गया CH3 का मतलब है कि CH2 यहाँ लगा दिया, H यहाँ। क्यों लगाया अलग से H, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से H निकलना है, और यहाँ से क्या निकलना है, ये पूरा का पूरा निकलना है। देखो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये H इसके पास आना शुरू होगा, और आना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ COO के साथ H ही तो लग गया था। वो H कौन सा था, ये वाला तो H था वो। तो यहाँ यही है, CH2 के साथ जो H लगा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे करके लिखा। अब देखो क्या होगा, जब यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगी, तो H तो इसके साथ शामिल हो जाएगा, बनेगा RCOOH। देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये H धीरे धीरे इसके पास जाना शुरू हो गया, जा रहा, और वो सिंगल बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। देखो आधा अधूरा होना शुरू हो गया, और ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ये भी टूटना शुरू हो गया। तो ये सिंगल से क्या होना शुरू हो गया, डॉटेड। सिंगल से डॉटेड का मतलब है कि दूर जा रहा, सिंगल से डॉटेड का मतलब है दूर जा रहा। यहाँ कुछ नहीं था, डॉटेड बननी शुरू हुई, मतलब इसके पास आ रहा। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर साइकिल ने बना रही है। यार ये साइकिल नहीं दिख रही है आपको, इसको भी तो कहूँगा मैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये मैंने बोला भी कि ये जो आपका ये जो रिएक्शन है ये इन्वॉल्व करती है, शामिल करती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांजिशन है। बस अब आपको यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है, और वो जो H था उसके साथ शामिल कर देना है, बन गया RCOOH जो ऊपर बनाया था, प्लस क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या, इससे क्या चला गया H,
और इससे क्या चला गया ये, और बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो वैसे स्टार्टिंग से बनता हुआ आ रहा है, शुरुआत से आपको ही समझा रहा हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट एल्कीन ही होगा। तो इसको मैं कैसे दिखाऊँ, इसको मैं ऐसे दिखाऊँगा, ये वाला कंपाउंड ये रखा हुआ है, एस्टर था, बीच में क्या है ट्रांजिशन स्टेट कौन सी थी, ये वाली थी, और क्या बना ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और RCOOH, यानी इस पूरे के पूरे को मैंने ऐसे लाइन में आपको लिख कर दिखा दिया। क्लियर हुई बात नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ बाहर निकल गई थी, यहाँ से H बाहर निकल गया था, बीच में डबल बॉन्ड आ गया था। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? और लास्ट कॉन्जिक्यूटिव E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ये फिफ्थ है। देखो आपको फर्स्ट से स्टार्ट करा था, फिफ्थ तक आ लिया मैं। ये भी अलग अपने आप में मिसाल है, और साइंटिस्ट ने इसको भी मेरे से पूछकर आपकी बुक में दिया है कि बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कि मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग लिख कर दे दीजिए। तो मैंने उनको हाँ कहा, तब जाकर आपकी बुक में आया और मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। देखो इसमें कितना खतरनाक पॉइंट, सर में दर्द होगा। CH3 ये पूरी की पूरी लंबी की लंबी स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि 2 हैलोजन लगे हुए हैं। देखो बच्चों समझ जाओ, सर के लिए, सर में दर्द के लिए तैयार हो जाओ। Cl यहाँ से, H यहाँ से, नहीं Cl यहाँ से, H यहाँ से, अरे क्या होगा, Cl यहाँ से, H यहाँ से, नहीं Cl यहाँ से, अरे क्या करूँ? देखो अब क्या होगा, आप लोग दिमाग दौड़ाइए, ये मैं जानबूझ के कर रहा था। एक काम करो, Cl यहाँ से, ये आपको आंसर बता दूँ, चलो एक मिनट पहले सुन लो। Cl यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, स्टेप फर्स्ट, ओके। Cl ये बन गया ना, Cl यहाँ से और H यहाँ से, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ गया। तो इसमें एक डबल बॉन्ड आया, फिर दूसरा डबल बॉन्ड आया। अब डबल बॉन्ड कहाँ आना चाहिए, किस तरीके से आना चाहिए, ये तो वो बोलते हैं दोनों के दोनों साइंटिस्ट, जिनको आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, सेज़ेफ रूल और हॉफमैन। देखो बच्चों, ये था स्टेप फर्स्ट, ये था स्टेप सेकंड। आपका टाइम बचा दिया, लिख दिया मैंने। फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू सेज़ेफ, यहाँ सेज़ेफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आप लोग चेक कर सकते हो, उसे फिर से कवर करो। डबल बॉन्ड को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, डबल बॉन्ड कवर कर दिया, 1 एल्काइल, 2 एल्काइल, 3 एल्काइल। और जो सेकंड स्टेप होता है वो हॉफमैन के अकॉर्डिंग। देखो ये रहा, ये तो बना आपका सेकंड स्टेप में, कितने एल्काइल लगे हुए हैं, बस ये 1 और 2 आया नहीं। यानी आपको पहले वो एल्कीन बनानी है जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप ज़्यादा दिख रहे हों, और वो यही बन सकती थी कि Cl यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, बन गई। उसके बाद जब सेकंड स्टेप करोगे तो वो आपको हॉफमैन के अकॉर्डिंग बनाना है, यानी ऐसी एल्कीन बनानी है जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप कम हो, एक यहाँ लग रहा और एक यहाँ लग रहा। ये बहुत ही, इसने दोनों कवर कर लिए। इसी को तो कहूँगा कॉन्सिक्यूटिव E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें 2 हैलोजन लगे होंगे, 2 प्रोडक्ट तो एक होगा, लेकिन 2 स्टेप में बनेगा। फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा सेज़ेफ के अकॉर्डिंग बनेगा, और सेकंड स्टेप उसी रिएक्टेंट से जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन के अकॉर्डिंग बनेगा। इस तरीके से आपके पास क्या हो जाती है, 5 एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म हो जाते हैं। बस अब ये लास्ट है, उसके बाद आप लोग अपना खाना खा लेना। E2 एलिमिनेशन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, मैं सही बता रहा हूँ, 5 इसके टाइप्स थे, मैंने करा दिए। ये तो आपको एडिशनल क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन कर लें, वरना टॉपिक ख़त्म हो चुका। E2 एलिमिनेशन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, मुझे एलिमिनेशन ही करना है, लेकिन किससे करना है, साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है, ऐसा होता है, सेम रूल एज डिस्कस्ड अबव। सेम रूल जो मैंने आपको ऊपर बताए थे ना, वही होगा। मतलब रूल का मतलब क्या है, अरे बाबा जो बताए थे, Br यहाँ है, H यहाँ है तो सिन हो जाएगा, Br यहाँ है, H यहाँ है तो एंटी हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन फॉलो करती है कि भाई ये वाला जो एंटी वाला था ये E2 में फेवर किया जाता है, E2 में फॉलो किया जाता है, लेकिन ये फॉलो नहीं किया जाता। तो एक बात आपसे मैं याद करा दूं, जब कभी भी आप साइक्लोहेक्सेन से करोगे एलिमिनेशन तो कौन सा होगा, E2 एलिमिनेशन होगा 100%। यानी अगर आपको एग्ज़ाम में साइक्लिक स्ट्रक्चर नज़र आ गई और पूछे भाई यहाँ Br लगा हुआ है, Br यहाँ से, H यहाँ से, या फिर Br यहाँ से, H यहाँ से, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कौन सी रिएक्शन लगेगी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो भाई साफ सी है बात, रिएक्शन तो लगेगी ये वाली एंटी एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि ये E2 को फॉलो करता है। और मैं आपको कई बार बता चुका बैठे बैठे कि जब इस तरह के कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले में एलिमिनेशन होगी तो यही होगी। और इसका प्रोडक्ट मैंने बता दिया, सेम रूल एज डिस्कस्ड अबव। E2 के लिए क्या रूल बोला मैंने, E2 के लिए ये रूल बोला कि निकलने वाली चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, एंटी होनी चाहिए, सिन नहीं होनी चाहिए कि सामने सामने थी। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जब Br निकलेगा तो
इस कार्बन से Br निकलेगा, दूसरे कार्बन पर जो H लगा हुआ है वो नीचे की साइड में होना चाहिए, ठीक ऐसे जैसे यहाँ था। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि कहने से तो काम चलेगा नहीं, मैं ऐसा कंपाउंड लेकर आ रहा हूँ। और मैं देखो भाई बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक क्वेश्चन होना ज़रूरी है। ये है साइक्लोहेक्सेन, पहले बता रहा हूँ E2 रिएक्शन होगी, क्योंकि आपको बता दिया साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है Cl। इसको मैं कैसे बनाऊँ, इस पूरे के पूरे कितने कार्बन है 6, 1 2 3 4 5, इसको ऐसे बनाओ, ऐसे ये ऐसे ये ठीक है। ये जो कार्बन है आपका, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पर क्या लगे हुए हैं बॉन्ड 1 2 3, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, आपको H लगाना पड़ेगा, वो ये रखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ जो बाकी जो दूसरा है ये वाला, वो ये रहा, ठीक। समझ में आ रहे हैं ना, कितने एच हैं इसके साथ 2, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड है 1 2, तो यहाँ CH2 है ना, एक ये लग रहा, एक ये लग रहा, क्लियर हो गया। अब आप देखो ये जो Cl ऊपर है एक्सियल पोजीशन, बिल्कुल ऊपर अक्ष पे है इसके एक्सियल, और यहाँ पर जो C हाइड्रोजन है ये भी एक्सियल, ऐसे नहीं होने चाहिए, ये होते इक्वेटोरियल पोजीशन, मुझे इससे मतलब नहीं है एक्सियल। अरे ये ऐसे है जैसे ये था नहीं क्या, यहाँ पे ये Br ऊपर और H नीचे, ये भी ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, वो सिस्टम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। देखो Cl ऊपर जा रहा है और इसके बाजू वाला H नीचे जा रहा है, पता क्या होगा, Cl यहाँ से निकालना है, H यहाँ से निकालना है, और क्या हो जाएगा, आ तो गया डबल बॉन्ड, यहाँ से Cl निकल चुका, यहाँ से H निकल चुका, बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड। अगर मैं ऐसे कर दूँ Cl को यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख दूँ, ये यहाँ पे और बाकी वही, तो मेरे दोस्त आपको मैंने बताया था कि अगर आमने सामने हो जाए ना, नॉट फेवर्ड इन, ये होती नहीं, तो मैंने लिख तो दिया नो रिएक्शन, हुई नहीं भाई, क्यों नहीं हुई, अरे सर वो वहाँ तो ऊपर था, यहाँ नीचे था H, लेकिन आप Cl यहाँ लेकर आ गए, तो ये तो बात बनी नहीं ना, क्योंकि E2 रिएक्शन होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, एंटी, ऊपर नीचे होना ज़रूरी है, तो ये आमने सामने आ गए, नहीं निकल पाएगा, इसलिए नो रिएक्शन। बोलो क्लियर हुआ नहीं, ये आपको बताना था मुझे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, लेस स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, और ये लेस स्टेबल है क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच रिपल्जन चल रहा है भाई, ये भी तो आपको बताया था मैंने, जो चीज़ सेम होती है आमने सामने होती है वहाँ रिपल्जन काम करता है। और यहाँ H, ये वाला जो H है वहाँ कहाँ ले गया, ऊपर ले गया, तो इसका मतलब यहाँ पर अब इस H और इनके बीच रिपल्जन कम होगा, और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। आगे बढ़ो, अब वो टेंशन, ये लास्ट है, उसके बाद बस फिनिश। मैं इसी कंपाउंड को लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ Br लगाया और इसके साथ क्या लगा दिया CH3, और यहाँ पर भी एक ग्रुप निकाल दिया CH3। भाई देखो टेंशन मत लेना, समझते चले जाना। इस बार मैंने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, यहाँ भी CH3 लग चुका और यहाँ भी CH3 लग चुका। अब होगा क्या, CH3 लगने के बाद सबसे पहले जो आपको ये स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाई थी ना, ऐसे बनाओ उसको। देखो ये वाला कार्बन ये रहा, इस कार्बन से क्या लगा हुआ है Br और CH3, Br और CH3 लग चुके। अब उसके बराबर वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है H, ये रहा बराबर वाला कार्बन, इस पर क्या लगा हुआ है H, इसके बराबर वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है CH3, यानी इस साइड वाला ये रहा, कितने लगे हुए हैं, एक ही लगा हुआ है, ये रहा CH3। और इसी कार्बन पर जिस पर CH3 लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, यहाँ H भी तो लगा होगा ना, क्यों, क्योंकि कितने बॉन्ड हो रहे हैं इस कार्बन के 1 2 3, यानी यहाँ एक H है, वो H ये रहा, ये वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, जाहिर सी बात है, मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी पहले तो इसका निकलना तय है, ठीक है। तो Br यहाँ से H कहाँ से निकालूँ, देखो ये ऊपर है और इसके बराबर वाले कार्बन पर H नीचे है, बराबर वाले कार्बन पर H नीचे है, तो मेरे भाइयों बहनों डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बनाओ। Br यहाँ से निकल जाएगा और H चूँकि नीचे है यहाँ से निकल जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ गया। इस पर क्या लगा हुआ था CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3, भाई ये CH3 बाहर निकल रहा ना, ये रहा बाहर निकल रहा। ऊपर जो Br था वो तो हट चुका, किसके साथ हट चुका, इस H के साथ, तो बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाता आ रहा हूँ, आ गया डबल बॉन्ड, ठीक। या फिर रास्ते है कि इस H को ना निकाल कर इसके बराबर वाले से H को निकाल दो, क्यों, क्योंकि दोनों नीचे हैं भाई, रूल है ये। अगर Br ऊपर है, अब आपकी मर्ज़ी है, H यहाँ से निकाल दो या फिर H यहाँ से निकाल दो, लेकिन इन दोनों H का नीचे होना ज़रूरी है। मैंने यहाँ से H निकाल दिया, वहाँ से Br निकाल दिया, क्योंकि वो एक दूसरे से एंटी थे। तो अब डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, आ चुका, देखो
ये CH3 वो रखा, ये CH3 ये रखा। लेकिन क्या हो अगर मैं CH3 को यहाँ लगा दूँ, Br को यहाँ लगा दूँ, ये यहाँ ऐसे, ये जो CH3 था ऊपर ले आऊँ, ले आया, Br को यहाँ ले आऊँ, ले आया, फिर से रिएक्शन, क्योंकि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। जिस तरह Cl इधर आ गया था ना, नो रिएक्शन थी, इस तरह Br यहाँ आ गया, तो Br यहाँ से H, यहाँ से H निकलना मुश्किल क्या, क्योंकि मैं आपको फिर वही मैं बता चुका भैया आपको, इसका ऊपर इसका नीचे होना ज़रूरी है, रिएक्शन तभी फेवर की जाती है, ये दोनों का सामने सामने होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये ऊपर था नीचे था निकला, ऊपर था नीचे था निकला, लेकिन ये सामने सामने आ चुके भाई, ये एंटी नहीं है, ये सिन है, तो नो रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई या नहीं भाई साहब। मैं तो फिर भी थोड़ा सा मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, ऐसे लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा खुला खुला लिखना अगर आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे थे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। और वो जो आपको ने 5 मैकेनिज्म पढ़ाए हैं उनको आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना। 5 के बेहतरीन नोट्स तैयार होने चाहिए आपके पास। जो चीज़ मैं नहीं बोल पाया और आपको चीज़ समझ में आ गई उनको आप लोग लिख लेना कि यार ये भी चीज़ हो गई, हमें याद हो गई। आप लोग अपने नोट्स इस वीडियो की मदद से जितना बनाओगे मुझे उतना ही फ़ायदा होगा, और ऊपर वाला मेरा साथ देगा कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाऊं, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम फिर से ऑनलाइन सॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक यू।